2004 से 2014 में मनमोहन सिंह को देश का प्रधानमंत्री बनाकर देश को खूब लूटा, पर सभी पार्टियों की सरकारें आपस में मिली होने के कारण इस बात को दबा दिया गया। मनमोहन सिंह पहले विश्व बैंक में काम करते थे। बाद में इन लोगों ने उन्हें रिजर्व बैंक का गवर्नर बनवा दिया। एक समय ऐसा भी आया था कि सरकार किसी भी दल या गठबंधन की बने, वित्त मंत्री तो मनमोहन सिंह का ही बनना तय था, और अंततः ऐसा ही हुआ। इस देश के प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, वित्त सचिव, कैबिनेट सचिव और विदेश सचिव जैसे पदों पर कोई भी व्यक्ति अमेरिका की सहमति के बिना नहीं बैठ सकता। मनमोहन सिंह सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार, कालाधन आदि मुद्दों पर हुए आंदोलन के कारण जनता और खास तौर पर युवक युवतियां जागरूक होकर सड़कों पर उतर आए थे। इस कारण से बैंकर्स ने 2014 में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाकर अपने साम्राज्य का विस्तार शुरू कर दिया, और लोकसभा में पूर्ण बहुमत होने के कारण अब उन्हें देश बेचने से रोक पाना काफ़ी कठिन हो गया है। मोदी सरकार आने के बाद राष्ट्रीय संपत्ति के निजीकरण करने के गति में बहुत तेजी आ गई। तब से सरकार द्वारा भारतीय रेल के स्टेशन, ट्रेन के डब्बे, हवाई अड्डे, एयर इंडिया, LIC, तेल पाइपलाइन, देश की सड़कें, बिजली की तारें, भारत नेट, MTNL और BSNL के टावर, देश के बड़े बड़े गोदाम, खेलकूद के स्टेडियम, प्राकृतिक संसाधनों की खुदाई का काम और ONGC जैसी संस्थान प्राइवेट हाथों में बेच दिए गए थे या फिर लीज पर दे दिए गए। हिंदुस्तान पेट्रोलियम और देश के रक्षा क्षेत्र में भी 100% FDI ला दी गई। पहले कभी जो वस्तुएं या तो मुफ्त या फिर बहुत कम दाम में देश की जनता को मुहैया हो जाया करती थी, अब उन हर चीज़ों का बढ़ा हुआ दाम लोगों को चुकाना होगा। आप अखबारों की इन खबरों को पढ़ सकते हैं। इस मोदी सरकार में सरकारी कंपनियों की हिस्सेदारी बेचकर सबसे ज़्यादा रकम जुटाई गई। इतनी रकम तो 23 सालों में भी नहीं जुटाई। 4 रणनीतिक क्षेत्रों को छोड़कर बाकी सभी सरकारी कंपनियां बेचेंगे मोदी। कहा, व्यवसाय करना सरकार का काम नहीं, सरकार का ध्यान जन कल्याण पर होना चाहिए। हाईवे, रेलवे समेत 13 सरकारी संपत्तियों में हिस्सेदारी इसी साल से निजी हाथों में जाएगी। रेल रोड भी बेचेगी सरकार। इस तरह से देश के संसाधनों को अगर विदेशों को बेच दिया गया तो इस देश को पुनः खड़ा कर पाना असंभव हो जाएगा। भारत में टैक्स का इतिहास। भारत में इनकम टैक्स पहली बार 1860 में अंग्रेज़ों द्वारा ही लगाया गया था। 1857 की क्रांति को दबा देने के बाद अंग्रेज़ों ने इस बात की जांच की कि भारतीयों के पास इतनी बड़ी मात्रा में तलवार, गोली, बंदूकें बनाने के लिए पैसा कहाँ से आया था, तो ये पता लगा कि ये सारा पैसा देश के लोगों ने ही क्रांतिकारियों को दान दिया था। आगे आने वाले 100 साल तक भारत में कोई क्रांति न हो, उसके लिए अंग्रेज़ों ने भारतीयों की आमदनी पर ही टैक्स लगा दिया, जिसे इनकम टैक्स का नाम दिया गया। तब से लेकर आज तक हम इनकम टैक्स भरते आ रहे हैं। अपना खुद का पैसा न बना पाने की स्थिति में भारत सरकार कर्ज पर पैसा लेती है और जिसका ब्याज चुकाने के लिए उसे लगातार टैक्स में वृद्धि करते रहनी पड़ती है। 1994 में जब मनमोहन सिंह देश के वित्त मंत्री थे तो पहली बार सर्विस टैक्स देश पर लागू किया गया। पहले तो इसे 5% के साथ केवल 3 चीज़ों पर ही लागू किया गया था, लेकिन फिर 2012 आते आते ये सूची 3 से बढ़कर 119 चीज़ों पर चली गई। कुछ चीज़ों को छोड़ दिया जाए तो लगभग हर चीज़ पर टैक्स लगा दिया गया। 2003 में 5% की टैक्स की दर में वृद्धि करके इसे 8% कर दिया। अगले ही साल इसे बढ़ाकर 10% पर ले आए।
2004 में देश में शिक्षा सेस नाम का एक और नए प्रकार का टैक्स ले आए, जो कि सर्विस टैक्स की दर के ऊपर 2% और लगाया गया। मतलब कि टैक्स के ऊपर भी टैक्स लगा दिया गया। 2006 में सेवा कर को 10 से 12% कर दिया गया और एजुकेशन सेस को बढ़ाकर 3% और फिर 2015 में इसे बढ़ाकर 14% कर दिया। बाद में 0.5% स्वच्छ भारत सेस और 0.5% कृषि कल्याण सेस जोड़कर ये 15% ही हो गया। जहाँ कहीं 1994 से 1995 के बीच देश के लोगों से सर्विस टैक्स से 407 करोड़ रुपए इकट्ठे हुए थे, वही अकेले 2015-2016 में 2,10,000 करोड़ रुपए इकट्ठे कर लिए गए। मतलब कि पहले के मुकाबले 500 गुना ज़्यादा पैसे। इसके बाद 2017 में फिर जीएसटी लागू कर दिया, जिसमें 4 स्लैब रखे गए, 5%, 12%, 18% और 28%। सर्विस टैक्स के अंतर्गत आने वाली लगभग सभी चीज़ों को जीएसटी की 18% स्लैब के अंतर्गत ले आया गया। 5% और 12% स्लैब के अंतर्गत बहुत कम चीज़ें रखी गई, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें 18 और 28% की टैक्स स्लैब के अंतर्गत रखी गई, ताकि ज़्यादा टैक्स वसूल किया जा सके। फरवरी 2022 में सरकार ने जीएसटी से 1,33,000 करोड़ रुपए कमाए हैं और तेल और शराब की जीएसटी के दायरे से बाहर कर दिया गया, ताकि इन पर मनमाना टैक्स लगाकर जनता को लूटा जा सके। देश में बनने वाली हर सरकार को साल दर साल टैक्स इसलिए बढ़ाना पड़ता है क्योंकि लिए गए कर्ज का ब्याज चुकाना होता है। अगर सरकार अपना खुद का कर्ज मुक्त पैसा बनाती तो भारत की जनता पर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगाया जाता। देश में कर्ज आधारित अर्थव्यवस्था चलने की वजह से अधिकतर लोग बैंकों से लिया गया कर्ज वापस नहीं लौटा पाते हैं, जिसकी वजह से बैंकों का एनपीए लगातार बढ़ता जाता है और एक एक करके बैंक फेल होते जाते हैं। जैसे अभी कुछ समय पहले पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक और यस बैंक जैसा बड़ा बैंक भी फेल हो गया था। ऐसी स्थिति में फिर सरकार 2 या 2 से अधिक बैंकों को आपस में मर्ज कर देती है। जैसे अभी कुछ साल पहले विजया और देना बैंक को बैंक ऑफ बड़ौदा में मर्ज कर दिया गया। सरकार में बैठे बुद्धिमान अर्थशास्त्री ये समझते हैं कि बैंकों को आपस में मर्ज कर देने से बैंक डूबने से बच जाएगी, क्योंकि फिर मर्ज हुए बैंक की संपत्ति बढ़ जाएगी। लेकिन वो ये नहीं देखते कि मर्ज करने से बैंक की संपत्ति बढ़ने के साथ साथ उस बैंक का एनपीए भी बढ़ जाता है, जिसका मतलब है कि आज नहीं तो कल बैंक फेल तो होना ही है। और जल्द ही ऐसा भी हो सकता है कि सरकार एसबीआई जैसे बैंक को भी निजी हाथों में दे दे। इस स्थिति को सुधारने के लिए सरकार नए नए तरीके लाती रहती है। जैसे अभी एक नई चीज़ सामने आई कि सरकार एक बैंड बैंक का निर्माण करेगी। सरकार का कहना है कि बैंकों के बढ़े हुए एनपीए को वसूल करने का काम करेगा, लेकिन ये सभी उपाय ज़्यादा समय तक बैंकों को दिवालिया होने से रोक नहीं पाएंगे। अब बात ये आती है कि इस अर्थव्यवस्था में बैंक तो फेल होने ही है और आरबीआई का ये नियम भी है कि अगर बैंक फेल होता है तो बैंक के खाता धारकों को अधिकतर 5 लाख रुपए ही मिलेंगे, भले ही आपके अकाउंट में 1 करोड़ रुपए ही क्यों ना हो, लेकिन बैंक फेल होने पर आपको 5 लाख रुपए ही मिलेंगे। ये अंक पहले तो सिर्फ 1 लाख ही था, लेकिन अभी हाल फिलहाल में ही इसे बढ़ाकर 5 लाख किया गया है। एक तरफ तो सरकार 2 लाख से ऊपर का लेन देन कैश में नहीं करने देती, ऑनलाइन भुगतान को बढ़ावा देती है और लोगों को बैंकों में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा रखने के लिए बढ़ावा देता है, और दूसरी तरह बैंक फेल होने पर पूरे पैसे देने का वायदा भी नहीं करती। ये तो देश की जनता की सरासर लूट है।
जिस स्थिति में आज भारत है उसी स्थिति को दिवालिया होना कहते हैं। दिवालिया होना उस स्थिति को नहीं कहा जाता कि जब किसी देश के सभी संसाधन और संस्थान बिक जाए, बल्कि उस स्थिति को कहा जाता है कि जब ये सब बिकना शुरू हो जाते हैं।